हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। ये BSHF 101 की MCQ सीरीज की पार्ट 4 वीडियो है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इकाई 5 पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ वन लाइनर्स को। अगर आपके पास बुक पढ़ने का चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है या आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा है कि इनसे MCQ किस तरह के बनेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी MCQ पूछे जाएंगे वो आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे रखा है। तो ये जो चैप्टर 5 है पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत, इसके अंतर्गत जो टॉपिक आते हैं वो हैं पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, जिनमें कि कृषि, व्यापार, हस्तशिल्प है। औपनिवेशिक शासन के पहलू, औपनिवेशिक शासन का विकास, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव पश्चिमी दृष्टिकोण, औपनिवेशिक शासन का प्रभाव भारतीय दृष्टिकोण, जिसमें कि ड्रेन सिद्धांत और औद्योगिकीकरण आ जाएगा। औपनिवेशिक शासन की अवस्थाएं, औपनिवेशिक शासन के अधीन कृषि, नई भूमि बंदिवस्त और कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि पर प्रभाव और औपनिवेशिक राज्य की भूमिका। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। इनसे इंपॉर्टेंट MCQ वन लाइनर्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 5 पूर्व औपनिवेशिक और औपनिवेशिक भारत। पहला क्वेश्चन है, पूर्व औपनिवेशिक काल में भारत से मुख्य रूप से किस चीज का निर्यात होता था जो कि विश्व में प्रसिद्ध था। यानी कि पूर्व औपनिवेशिक काल जो है, यानी कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे उससे पहले भारत से किन चीज का निर्माण होता था जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। सूत्री वस्त्र उद्योग जो है भारत का, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार के हितकारी या लाभदायक संतुलन का क्या अर्थ है। व्यापार के हितकारी या लाभदायक संतुलन, तो इसका अर्थ हो जाएगा आयात से अधिक निर्यात का होना। यानी कि हम आयात कम करते हैं और निर्यात ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो इस व्यवस्था को व्यापार का हितकारी और लाभदायक संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष ब्रिटिश सम्राट से भारत में व्यापार करने के लिए कानूनी प्राधिकार पत्र प्राप्त किए थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से जो अधिकार प्राप्त किए थे वो 1600 ईस्वी में प्राप्त किए थे भारत में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन की बागडोर सीधे अपने हाथों में ले ली थी। तो भारत की शासन की बागडोर जो है ब्रिटिश संसद ने सीधे जो है 1858 ईस्वी से ले ली थी। आपको पता होगा कि 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था जिससे कि अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था। तो इसके मद्देनजर ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत की बागडोर ब्रिटिश संसद के हाथों में ले ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा किन फसलों की खेती पहली बार आरंभ की गई। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में पहली बार की गई जो खेती थी वो थे तंबाकू, आलू और मूंगफली की खेती। इन सब की जो खेती है भारत में पहली बार ब्रिटिश के द्वारा ही आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके अनुसार भारत को ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक एकता तथा शासन के क्षेत्र में स्थायित्व प्रदान किया। तो किसके अनुसार यह कथन कहा गया कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, साथ ही साथ शासन के क्षेत्र में स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी शासन में प्रदान की। तो ये जो कथन है ये किसका है, ये तो पश्चिमी लेखक जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उनके अनुसार भारत में राजनीतिक एकता ब्रिटिश की वजह से आया और शासन के क्षेत्र में स्थायित्व भी ब्रिटिश की वजह से ही आया है। ये पश्चिमी लेखकों का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है। तो ड्रेन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन जो है वो राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन उठता है कि ड्रेन सिद्धांत है क्या। तो ड्रेन सिद्धांत देख लेते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति का औपनिवेशिक देश को निर्यात किया जाना जिसके बदले उस देश को आर्थिक लाभ ना हो,
तो इस सिद्धांत को ड्रेन सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि किसी देश की संपत्ति को किसी दूसरे देश में भेज दिया जाता है और उस संपत्ति को भेजे जाने के बदले में उस देश को कुछ लाभ भी नहीं होता है, तो उस स्थिति को ड्रेन सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि अंग्रेज जैसे कि इंडिया से सारा सामान जो है, बहुमूल्य वस्तुएं जो है यूरोप ले जाते थे और इंडिया को उसके बदले कुछ भी नहीं देते थे, तो इस जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को ड्रेन सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात सिविल प्रशासनिक अधिकार किस वर्ष प्राप्त किए? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा को जो दीवानी है वो 1765 ईस्वी में प्राप्त किया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है विऔद्योगिकीकरण। विऔद्योगिकीकरण क्या है? तो औपनिवेशिक शासन की वह परिघटना जिसके प्रभाव में असंख्य परंपरागत उद्योगों का नाश हो जाता है, तो इस व्यवस्था को विऔद्योगिकीकरण कहा जाता है। यानी कि जो पहले से उद्योग चले आ रहे थे देश में, वो औपनिवेशिक शासन के आने से खत्म हो जाते हैं। इस वजह से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे विऔद्योगिकीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने और कब शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये सबसे पहले लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू किया था 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने और कब शुरू किया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो सर थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में शुरू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हो जाता है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ सकता है ये, कि स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था है वो लॉर्ड कार्नवालिस ने शुरू किया था और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। तो ये आप याद रखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कहां पर लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी और स्थायी बंदोबस्त जो है वो बंगाल में लागू किया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहूकारों के ऋण में पैदा होते हैं और उसी के ऋण को चुकाते हुए मर जाते हैं। यानी कि जो इंडियन है वो साहूकारों के ऋण में पैदा होते हैं और उसी का ऋण चुकाते चुकाते मर जाते हैं। यह कथन किस रिपोर्ट में कहा गया था? तो ये जो स्टेटमेंट है ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय जो है वो साहूकारों के ऋण में पैदा होते हैं और उन्हीं का ऋण चुकाते चुकाते मर भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के वाणिज्यीकरण का क्या अर्थ है? तो कृषि के वाणिज्यीकरण का बताना है कि इससे क्या समझते हैं आप। तो कृषि उत्पाद को बाजार मूलक दृष्टि से तैयार या उत्पादित किया जाए तो इस स्थिति को कृषि का वाणिज्यीकरण कहते हैं। यानी कि नॉर्मली जो कृषि होती है वो किसान खेतों में उगाते हैं और उन्हें अपने में कंज्यूम कर जाते हैं, तो उस स्थिति को वाणिज्यीकरण नहीं करेंगे। जब किसान ऐसे पौधों को उगाते हैं जिनको वो मार्केट में बेच सके और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, इस उद्देश्य से बहुत लार्ज स्केल में किसी फसल का उत्पादन किया जाता है, तो उस स्थिति को कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वन लाइनर। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर जरा सी भी हेल्पफुल हुई है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपने इनसे पहले के चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।